दोस्तों, क्लियर विजन जयपुर गांधीनगर में आप सबका स्वागत है। आज हम गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे पहला प्रश्न लेके चलते हैं। पहले प्रश्न में कहता है पीयूष अपनी वस्तु के क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। तो 30% अधिक अंकित करता है। जैसे मान लिया दोस्तों कि हमारे पास में जो उसका क्रय मूल्य था वो कितना है 100। अगर वो यहां पर 30% अधिक अंकित करता है तो बताइए दोस्तों 100 का 30% कितना होगा 30। तो उसने क्या किया 30 रुपए उस पर बढ़ाकर लिख दिया। तो कितना लिख दिया उसने 130 रुपए। अब कहता है यदि 20% की क्या दे वो छूट दे। तो बताइए दोस्तों अगर 20% की छूट देगा तो उसका रेट क्या होगा 20% कम हो जाएगा। तो देखिए हमें परसेंटेज निकालते समय कभी भी हमें सिंपल वे में नहीं निकालना, हमें बिल्कुल देखते ही पता चलना चाहिए। भाई 10% कितना हो गया 13, 10% 13 है तो 20% कितना हो गया हमारे पास 26। तो यहां पे जब वो 26 रुपए की छूट देगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा उसका रेट 104। अब देखो यहां पे कहता है कि 780 रुपए में बेचता है, यहां कितने में बेचता है वो 104 में। तो देखिए उसका क्या पूछा गया है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब हमसे किसका रेट पूछा गया है 100 का। तो बात की जाए तो देखो 780 रुपए हमें दे रखे हैं और उसका अनुपात कितना था हमारे पास 104 और हमसे पूछा क्या गया है उसका क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य कितना है मेरे पास 100। तो 100 का मान निकालना है तो मैंने गुणा में कितना कर दिया 100। अब मैं इसको 26 से काट देता हूं। 26 दूनी होता है 52 और 52 दूनी होता है 104। तो बात की जाए 26 से काटने पे तो ये कितने पे कट गया 4 पर। और 26 ये कितना होता है मेरे पास 78। तो यहां पे कितना आ गया हमारे पास 30। अब बात करते हैं तो ये कितने पे कटेगा हमारे पास 25 पे। अब देखो दोस्तों 25 ये 75 और 75 से करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 750। तो बात करते हैं दोस्तों हम अभी हमारे पास अगर बात की जाए तो अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास औसत से है। औसत की यदि बात की जाए तो औसत क्या होता है हमारे पास आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। लेकिन यहां पर हमारे पास में एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें इतना तो पढ़ना ही नहीं है। देखिए क्या कहता है 11 खिलाड़ियों तथा उनके प्रशिक्षक, प्रशिक्षक मतलब उसका जो टीचर है, की औसत आयु। तो देखो 11 तो ये हो गए और एक प्रशिक्षक हो गया, मतलब टोटल कितने हो गए हमारे पास 12। तो देखते हैं इनका योग कितना होगा। 11 लोगों के पास प्लस 12 प्लस गुणा में हमारे पास कितना हो जाएगा उनका औसत 33। ये हमारे पास में 12 जो टोटल है उन सब का क्या आ गया है योग। अब मैं इनमें से जिनका दे रखा है उनका योग अगर घटा दूं तो मेरे पास किसका योग बच जाएगा टीचर का। किसका बच जाएगा टीचर का। देखो मैं इसमें से पहले इन 5 खिलाड़ियों का घटाता हूं जो ये शुरुआत के हैं। इनकी औसत आयु कितनी थी 29। तो समझिए दोस्तों 5 को यदि मैं 29 से गुणा कर दूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा यहां पे इनका औसत आ जाएगा। टोटल योग आ गया हमारे पास। अब बात करते हैं इन 6 खिलाड़ियों की जिनकी औसत कितना है 30। तो माइनस कर दिया 6 गुणा में 30। अब बात समझिए दोस्तों 12 को करते हैं 33 से गुणा, 12 तिये कितना होता है 36 से असिल पाई कितना आ गया 3। 12 तिये 36 और 3 कितना आ गया हमारे पास 39। 396 तो ये आ गया माइनस 29 पांचे कितना होता है 145 माइनस 60 तिये 6 को 30 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास 180। अब देखो यदि मैं इन दोनों का जोड़ करता हूं तो कितना आ जाता है मेरे पास 325। क्यों? क्योंकि ये संख्या भी माइनस की है तो ये संख्या भी किसकी है माइनस की। और माइनस की संख्याएं हमेशा क्या होती हैं जुड़ जाती हैं। और यदि मैं इन 396 में से 325 घटा दूं तो मेरे पास कितना शेष बच जाता है 71। और ये 71 ही मेरे पास क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। जो क्या बच गया हमारे पास भाई 11 खिलाड़ियों की तो औसत आयु मैंने यहां पे घटाई दी है तो 12वां जो बचा है वो हमारे पास क्या बच गया टीचर की आयु जो कितनी है मेरे पास 71। तो मुझे लगता है दोस्तों आपको दूसरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बात करें आगे तो हमारे पास में अगला क्वेश्चन जो होगा वो साधारण ब्याज से है।
साधारण ब्याज के क्वेश्चन में अगर बात की जाए तो बताइए दोस्तों, साधारण ब्याज क्या होता है? वो ब्याज जो कि हम मूलधन पर लेते हैं, उस ब्याज को क्या कहा जाता है? साधारण ब्याज। तो वो कहता है कि 9500 रुपए की मेरी धनराशि है और वो 17,622 रुपए 50 पैसे हो जाती है। तो बताइए दोस्तों, यदि मैं बात करूं साधारण ब्याज की, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 17,622.50 और इसमें से घटा क्या देंगे हम? 9500। घटाते समय आप हमेशा गलती करते हो कि आप सबको एक साथ लेके चलते हो, जो आपको घटाने में टाइम बर्बाद करता है। घटाने का तरीका देखो, मैं 9500 नहीं घटा रहा, मैं सीधा 10,000 घटाऊंगा, ये 7622 बच गया। मैंने फालतू का 500 घटाया था, जोड़ देते हैं भाई 500। अब मेरे को घटाने से अच्छा 500 जोड़ना लग रहा है, क्योंकि 500 जोड़ते ये कितना हो जाएगा? 8122.50, क्योंकि 10,000 तो मैंने घटा ही दिया और इसमें मैंने क्या कर दिया है? 500 को जोड़ा है। अब 8122 रुपए 50 पैसे मेरे पास क्या आ गए हैं? यहां पर साधारण ब्याज। अब पूछा गया है कि हमारे पास में समय कितना होगा। तो यदि समय की बात की जाए तो समय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज गुणा में 100 बटे दर कितनी है? 4.5 और गुणा में कितना हो जाएगा मेरे पास? मूलधन कितना? 9500। अगर इन सबको काटते हैं तो हमारे पास में ये कितने पे कट जाएगा? कंप्लीट 19 पर। तो हमारे पास में ये समय कितना आ जाता है? 19 वर्ष। तो हमारे पास में यहां पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे पास में बिल्कुल सही ऑप्शन आता है, जो क्या है मेरे पास? 19। तो मुझे लगता है दोस्तों ये भी आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब आगे बात करें तो हमारे पास में ये जो क्वेश्चंस ले रहे हैं ये हम पूरे मैथ में से ले रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं ले रहे हैं, ताकि आपको हर टॉपिक के अंदर एक बार रिवीजन टाइप का आपको मिलता रहे। अब आगे देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है आप इसको किसी से भी मान सकते हो, इसको सरलीकरण से भी मान सकते हो, इसको घातांक करनी से भी मान सकते हो, इसको एल्जेब्रा से भी मान सकते हो और इसको आप मैथ, सिंपल मैथ जो फॉर्मूले होते हैं उनसे भी मान सकते हो। हमें यह क्वेश्चन करने से पहले हमें इसकी समझना पड़ेगा कि ये एल्जेब्रा हो क्या रहा है। यहां पर कह रहा है कि 0.6 0.6 0.6, नीचे भी 0.6 0.6 दिख रहा है भाई साहब। यहां पर ए जो है वो 0.6 है, समझना चाहिए आपको। और अगर बी की बात करें तो मेरे पास 0.5 है। अब देखिए दोस्तों, आपको बिल्कुल सटीक और बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, सिंपल तरीके में आंसर मिल जाएगा। ए गुणा में ए गुणा में ए, ये जो है हमारे पास में तीनों, ये तीनों ए हैं और गुणा होने के बाद क्या बन जाएगा? ये ए क्यूब। बात की जाए 0.5 0.5 0.5, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस में बी का क्यूब। और बटे की बात की जाए तो देखो यहां पे नीचे क्या है? 0.6 0.6 मतलब ए का स्क्वायर, इसी प्रकार प्लस में बी का स्क्वायर। और बात की जाए इस 0.3 की, तो ये बाकायदा कुछ नहीं है यहाँ पे, ये हमारे पास में क्या है? 0.6 गुणा में 0.5, मतलब ए गुणा में बी, मतलब माइनस में क्या देना चाहता है वो? ए माइनस बी। अब अगर आपने मेरी वीडियोस को बिल्कुल पहले देखा है, जिसमें मैंने आपको एल्जेब्रा के बिल्कुल फॉर्मूले करवाए थे, याद करने का तरीका बताया था, तो आप इसके फॉर्मूलों को तो याद कर ही चुके हैं, याद करने की जरूरत भी नहीं होती, बिल्कुल समझने की आवश्यकता होती है। ए क्यूब प्लस में बी क्यूब, तो घात कितनी बार लिखी है? 2 बार। तो काम भी कितनी बार में? 2 बार में। पहला काम ए प्लस में बी, और बाद में क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस का ए बी, और बटे में क्या है? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस का ए बी। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये फैक्टर और ये फैक्टर एकदम सेम टू सेम थे, तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ किसका मान बताना है? ए प्लस में बी का। और बताइए दोस्तों, ए कितना है? 0.6 और बी कितना है? 0.5, और जोड़ेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा मेरे पास? 1.1, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों? बी। मुझे लगता है दोस्तों ये बिल्कुल आसान सा प्रश्न था। अगर आपको फॉर्मूले याद थे सिंपल मैथ के, तो आप इनको आसानी से
कर सकते हो। अगर बात अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, वो आपका क्षेत्रफल का प्रश्न है। क्षेत्रफल की बात करें तो आप क्षेत्रफल की बात करें तो हमारे पास में यहां पर कभी भी ध्यान रखने की बात होती है कि हमेशा दिमाग में रखने के हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। मैं हमेशा क्लास में भी बोलता हूं और आपको अब भी बोलता हूं कि हमेशा पाइथागोरस ट्रिपलेट आपके दिमाग में रहने चाहिए। यहां पर परिमाप क्या कहता है कि 34 मीटर हमारे पास क्या है, परिमाप है। तो देखिएगा 34 का यदि मैं आधा करूं तो कितना आता है, 17। मैंने आधा क्यों किया, क्योंकि परिमाप अगर बात की जाए तो लंबाई और चौड़ाई का क्या होता है, योग। जो टोटल उसका परिमाप है, बारी माप है, तो उसमें 2 बार तो लंबाई होती है और 2 बार ही क्या होती है, चौड़ाई होती है। तो लंबाई और चौड़ाई का यदि माप देखा जाए तो कितना आ रहा है, 17। अब ट्रिपलेट देखिए, 5, 12, 13, 5 और 12 कितना होता है, 17। मतलब यहां पर मेरा जो सिंपल पाइथागोरस ट्रिपलेट है 5, 12, 13, ये बिल्कुल सटीक बैठता है कि इसकी लंबाई कितनी है, 12 और चौड़ाई कितनी है, 5। अब बात समझिए, लेकिन अभी तक हम कंफर्म नहीं है, क्या पता हमारा जो दूसरा डाटा है वो इसको सेटिस्फाई करे या फिर ना करे। लेकिन हमारे पास दूसरा डाटा क्या दे रखा है कि उसका क्षेत्रफल कितना है, 60। और बताइए दोस्तों, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। और अगर मैं इन दोनों को गुणा करता हूं तो 12 5 60, क्या वही दे रखा है, बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, ना उसके अलजबरा में फंसना है, ना कुछ और करना है। आपको सिंपल वे में छोटा सा एक पाइथागोरस ट्रिपलेट दिमाग में रखना था। अब आपसे पूछा क्या गया है, इसके विकर्ण की लंबाई। तो दोस्तों आपको सिंपल पता ही है कि 5, 12, 13 में कर्ण तो 13 ही है, तो हमें सिंपल आंसर क्या देना था, इसके विकर्ण की लंबाई का आंसर है 13। तो आप समझ चुके हैं दोस्तों कि जो हमारे पास में क्वेश्चन होते हैं मेंसुरेशन के, क्षेत्रमिति के, उनमें आपको ध्यान में क्या रखना है, ज्यादातर प्रश्नों में पाइथागोरस ट्रिपलेट। ज्यादा नहीं है, कुछ 7-8 ट्रिपलेट है, बस उन्हीं के ऊपर आपको फोकस करना है, वो हम आगे आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कैसे, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिल सकती हैं अगर आप इसको बस खूबी समझते हैं। कहता है कि अंक 7 0 से 108 तक कितनी बार आता है। अब बात समझिएगा, संख्याएं 3 प्रकार की होंगी। पहली 1 अंक की संख्या, दूसरी 2 अंक की संख्या और तीसरी 3 अंक की संख्या। गलत तो नहीं कहा दोस्तों मैंने? भाई देखो, 9 तक की संख्याओं की बात करें तो हमारे पास में वो 1 अंक की संख्या होगी। 10 से लेके अगर मैं 99 तक की बात करूं तो वो 2 अंकों की संख्या होगी। और अगर 100 से 108 तक की बात करूं तो वो 3 अंकों की संख्याएं होंगी। मतलब हमारे पास में ये चीजें हैं। अब देखो, अगर मैं 1 अंक की संख्या की बात करता हूं तो 1 अंक की संख्याओं में केवल एक ही संख्या ऐसी है जिसमें हमारे पास में क्या आ सकता है, 7। कौन सी, 7। तो हमारे पास एक संख्या ऐसी होगी जिसमें हमारे पास में अंक 7 मिलेगा और उसमें 7 भी एक ही बार होगा। अब बात करते हैं 2 अंकों की संख्या में 7 कितनी बार आ सकता है। तो देखिए दोस्तों, 2 अंकों की संख्याएं निकालते हैं। 2 अंकों की संख्याएं निकालने के लिए हमें पता है कि पहला अंक और दूसरा अंक इकाई और दहाई 2 अंक होंगे और दोनों अंकों में हमें कोई ना कोई अंक भरना होगा। अब पहले हम भरते हैं ये अंक, कौन सा, दहाई का। दहाई के अंक में यदि बात की जाए तो आप बताइए दोस्तों, कौन कौन से अंक भर सकते हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि हमारे पास में यहां पर एक अंक फिक्स है जो कितना है,
7 है। क्यों? क्योंकि हमें 7 का पता लगाना है, 7 कितने हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे यहां पर जो अंक आएगा दहाई के स्थान पर, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मतलब कितने आ सकते हैं? टोटल 9 अंक भरे जा सकते हैं। हमें वो अंक यहां पर भरने हैं। तो यहां पर ये 9 अंक हैं, तरीके 9 है, यहां पर तरीके कितने हैं? 1। तो ऐसी संख्याएं होंगी 9। लेकिन इन 9 संख्याओं में यदि बात की जाए कि 7 कितनी बार आएगा, तो हर संख्या में एक बार तो 7 आएगा ही आएगा। परंतु 77 वो संख्या बन गई जिसमें 7 कितनी बार आया? 2 बार आया। कितनी बार आया? 2 बार। तो देखो 9 7 तो यहां पर आए, और बात की जाए 1 यहां पर आया, तो मेरे पास कितने हो गए? टोटल 7 10। अब इसी के अंदर दूसरा पैटर्न देख लेते हैं दोस्तों। यदि मेरा ये अंक 7 है फिक्स, क्या है? 7 है फिक्स, तो ये तो एक तरीके से भरा गया, लेकिन ये कितने तरीके से भरा जा सकता है? 1 2 3 4 5 6 8 और 9 और 0। यहां पर अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने यहां पर 77 वाला 7 जो था वो गायब कर दिया है, जिसी के कारण हमें यहां पर केवल 9 अंक रखने पड़ेंगे। और यहां पर कितने अंक आ जाएंगे? टोटल 9। और हर संख्या में कितने 7 होंगे? एक साथ, क्योंकि 77 तो हमने पहले ले लिया है। तो हमारे पास में कितना आ गया यहां पे? 19। तो अगर बात की जाए कि वो संख्याएं जिनमें 7 आता है और वो 2 अंकों की है, तो संख्याएं कितनी हो गई? 9 ये, और यहां पर कितनी आई थी? 9 18। लेकिन 77 के एक साथ ज्यादा होने के कारण टोटल 7 कितने हो गए यहां पे? 19। अब बात करते हैं 3 अंकों की संख्याएं। तो 3 अंकों की संख्याओं में केवल एक संख्या है 107, उसी से ही आपको 7 मिल सकता है। और उसमें हमारे पास 7 भी कितनी बार है? केवल और केवल एक बार। तो एक साथ दोस्तों यहां पे आ गया। तो देखो दोस्तों, 7 टोटल कितना हो गया? 1 और 19 20, 1 और 19 20 और 1 21। तो टोटल हमारे पास जो 7 हैं वो हमारे पास कितने आ जाते हैं? 21। तो देखिए दोस्तों, समझ में आया होगा। आगे जो क्वेश्चन करेंगे वो देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि एक त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, एक भुजा 11 है, दूसरी भुजाओं का अंतर 3 है, क्षेत्रफल क्या होगा? यहां पर हम पहले भुजाएं ज्ञात कर लेते हैं। उसने साफ कह दिया कि एक भुजा तो कितनी है मेरे पास? 11 है। कितनी है? 11। तो बताइए 40 में से अगर मैं 11 घटा दूं तो मेरे पास शेष 2 भुजाओं का योग कितना बचता है? 29। कितना बचता है? 29। अब कहता है कि उनकी भुजाओं में जो अंतर है वो 3 का है। कितने का है? 3 का है। तो एक बार मैं 3 घटा दूं तो कितना आता है यहाँ पे? 26। मतलब अगर बराबर बराबर होती, वो बड़ा फालतू का होता ही नहीं, तो मेरे पास टोटल योग 26 होता, जिसमें से एक 13 होती, और मान लेते हैं कि वो 3 फालतू थी, तो दूसरी कितनी हो गई? 16। तो आप समझ चुके हो कि तीनों भुजाएं कितनी कितनी आ गई हमारे पास? 11 13 और 16। अब बात की जाए त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि आपको 3 भुजाएं दे रखी हो त्रिभुज की, तो आप बताइए दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन से फॉर्मूले से निकालते हो? सबके दिमाग में एक ही फॉर्मूला आ रहा होगा, हीरोज फॉर्मूला। कौन सा? हीरोज फॉर्मूला। और वो क्या कहता है? सबसे पहले क्या निकालिए आप? अर्ध परिमाप, जो क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी बटे में 2। क्या बोला जाता है इसको? अर्ध परिमाप। अर्ध का मतलब आधा, परिमाप मतलब परिमाप तीनों भुजाओं का योग और उसका आधा। तो दे रखा है परिमाप 40 है, तो अर्ध परिमाप तो हमें पता है कितना हो जाएगा? 20। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? S माइनस A, S माइनस B
और s माइनस सी। तो देखिए दोस्तों, अगर बात की जाए तो हमने यहां पर अभी तक यहां पे मैंने क्या निकाल लिया था, s निकाल लिया था, जो मेरे पास कितना था 40। s कितना आ गया था मेरे पास 40। और फॉर्मूले की बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया था, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी और कंप्लीट का अंडर रूट। तो अब देखिए बुझाएं थी 11, 13 और 16। अब ये सवाल ये बन जाता है, इसीलिए मैंने पहले का हटा दिया ताकि आपको ये सवाल अब नया दिखने लग जाए। अब देखिए मैं फॉर्मूले में पुट करता हूं कि क्षेत्रफल क्या हो गया मेरे पास, सिंपल s 40, s माइनस ए, s माइनस ए मतलब कितना हो गया, s का मान कितना था मेरे पास 20। 20 में से अगर 11 गए तो कितने बच गए मेरे पास 9। 20 में से 13 गए तो कितने बच गए 7। और 20 में से अगर 16 गए तो कितने बच गए 4। अब देखिए दोस्तों, गुणा करके फिर अंडर रूट निकालें मतलब आप खुद के साथ ही नुकसान कर रहे हो। सिंपल देखो, 4 का क्या बाहर आ गया 2, 9 का क्या बाहर आ सकता है 3। 40 में अगर बात की जाए तो है क्या 4 दाए 40, 4 दाए 40। तो 4 का बाहर आ गया ये, और अंदर क्या बच गया हमारे पास, सॉरी दोस्तों, यहां पे 20 आएगा। और 20 क्योंकि हमारे पास s कितना था 20। अगर बात की जाए 20 के अंदर बात की जाए तो 4 पंजे 20, तो 4 का बाहर 2 आ गया और अंदर कितना बच गया 5। तो और गुणा में हमारे पास क्या बच गया 7। अब बिल्कुल सिंपल हो गया है, 4 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और हमारे पास में अंडर रूट में कितना बच गया 35। तो हमारे पास ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है यहां पे, अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास 12√35 इसका बिल्कुल सही पे आंसर है और आप इसके कर सकते हैं। आप अगले क्वेश्चन पे यदि बात की जाए तो अगला क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही आसान प्रश्न है, हमें पता होना चाहिए एनटीपीसी के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि 2000 में कितने धनात्मक गुणनखंड हैं। तो पहले 2000 के हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। बात समझने की है दोस्तों, मुझे किसी से मेरी कॉपी चेक नहीं करवानी, मुझे तो सिंपल टिक मारना है। जब मुझे पता है कि 10 का मतलब होता है 2 गुणा में 5 और सीधा 10 का ही भाग दो ना, जब लिखते समय 2 और 5 को अलग अलग लिख लेंगे, काम छोटा हो जाएगा 200। फिर 10 का भाग दिया तो ये हो गया 20, फिर 10 का भाग दिया तो ये हो गया 2। अब देखते हैं दोस्तों, 2 एक यहां से मिलेगा, दूसरा यहां से, तीसरा यहां से, चौथा यहां से। तो 2000 का मतलब क्या हो गया कि 2 तो आ गया 4 बार, ठीक है दोस्तों। और 10 में 1 2 3, 5 कितनी बार मिल जाएगा हमारे पास 3 बार। अब हमारे पास अगर बात की जाए तो ये 2 की पावर 4 और 5 की पावर 3 का जो गुणनफल है वही क्या कहलाएगा हमारे पास 2000। अब बात समझने की है दोस्तों कि धनात्मक गुणनखंडों की संख्या, तो गुणनखंडों की जो संख्या होती है वो निकालने का सबसे आसान तरीका है कि पावर्स में एक एक जोड़कर उनको गुणा कर दीजिए। मतलब 4 पावर थी उसमें एक जोड़ दिया, 5 की घात 3 थी तो 3 में एक जोड़ दिया, तो हमारे पास ये कितना आ गया 5, ये कितना आ गया 4 और 5 चौके कितना हो गया 20। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जो हमारे पास इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। और हमें लगता है कि ये क्वेश्चन आपको अब दोबारा तो करने की जरूरत नहीं होगी। तो आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको फॉर्मूला पता ही होना चाहिए, वरना आप कभी भी इसको जल्दी से नहीं कर सकते। तो हमारे पास में एक होता है, मैं दोनों फॉर्मूले लिख देता हूं कि नया मूल्य, अब इसको कुछ भी बोल लो कि घटने से बाद का मूल्य, घटा हुआ मूल्य, वर्तमान मूल्य, नवीनतम मूल्य, कुछ भी बोल लो। तो ये क्या होता है रुपया बटे में मात्रा गुणा में परसेंटेज बटे में 100। लेकिन अगर घटने से पहले का
प्राचीन मूल्य, मूल मूल्य, मतलब जो पहले की बात करें अगर उनके पर रेट की बात की जाए तो रुपया बटे मात्रा गुणा परसेंटेज बटे 100 तक तो ठीक है, लेकिन साथ में क्या आएगा, प्लस माइनस परसेंटेज। और ये प्लस माइनस परसेंटेज का क्या मतलब होता है दोस्तों, अगर वृद्धि का कॉन्सेप्ट है तो प्लस कर दो और कमी का परसेंटेज है तो माइनस कर दो। अब आपसे देखो पूछा क्या गया है कि बढ़ा हुआ मूल्य क्या है, तो बताओ बढ़ा हुआ मूल्य मतलब कौन सा मूल्य हो गया वह दोस्तों, जो नया मूल्य आएगा। कौन सा, नया मूल्य। तो नया मूल्य हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, रुपया बटे मात्रा गुणा परसेंटेज बटे में 100। तो बताओ रुपया कितना है मेरे पास 120 बटे मात्रा कितनी 3 किलो गुणा परसेंटेज कितनी 20 बटे और 100। ठीक है दोस्तों, हम फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं, नए मूल्य का। 20 5 100। अब मैं 2 बार काटने की बजाय देखो 5 तिये कितना होता है 15, 15 से डायरेक्ट काटो ना, 15 8 120, तो हमारे पास क्या आ गया रेट 8 रुपए पर केजी। समझ में आया दोस्तों, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस कुछ होते हैं जिनमें अगर हम समझ के करते हैं तो समय लगता है ज्यादा, क्योंकि कटने के लिए कई बार परसेंटेज मात्रा से कटती है तो कई बार परसेंटेज 100 से कटती है। तो यहां पे समय की बचत करने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद ही होना चाहिए। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो एक हमारे पास में आयु का क्वेश्चन है, और आयु का क्वेश्चन हम करने के लिए बिल्कुल ही इसको सिंपल वे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर बात की जाए तो यहां पर हमारे पास 2 लड़कों की वर्तमान आयु, देखो मैं मान लेता हूं कि 2 लड़के थे ए और बी। मैंने यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने 2 लड़के मान लिए ए और बी, और एक लाइन ड्रॉ कर ली। ये लाइन क्या बताएगी मुझे, वर्तमान के बारे में। इससे ऊपर लिखूंगा मैं भूतकाल के बारे में और इससे नीचे लिखूंगा मैं भविष्यकाल के बारे में, क्योंकि मैथ में जिसने लिखना सीख लिया वो शॉर्टकट्स का भी उस्ताद बन सकता है। मैं गारंटी के साथ दे सकता हूं इस बात को। देखिए वर्तमान मतलब लाइन पे लिख दिया 5 और 7, यह अनुपात था। कहता है कि 4 वर्ष पश्चात, मतलब अगर इसमें 4 साल जोड़ दिया जाए तो हमारे पास में यह अनुपात कितना हो जाता है 7 और 9। दोस्तों 2 इंसानों की आयु का जो अंतर है वो जन्म में कभी भी बदल नहीं सकता। अगर 2 इंसानों की आयु में 2 साल का अंतर है ना, तो वो कभी भी देखना, चाहे 20 साल पहले चाहे 20 साल बाद चाहे वर्तमान में, वो हमेशा अंतर तो 2 ही मिलेगा। तो अनुपात भी क्या है, संख्या का एक छोटा निरूपण ही तो है। हम अनुपात में भी अंतर को क्या रखेंगे, बराबर रखेंगे। तो यहां पर भी अंतर कितने का है दोस्तों, 2 का, और यहां पर भी अंतर कितने का है, 2 का। तो हमारे पास में कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे अंतर 2-2 का है, तो मतलब ये अनुपात हमारा जुड़ा हुआ है। तो वर्तमान में अगर बात की जाए तो देखो वास्तविकता में कितना बढ़ गया ये अनुपात 2, और रियलिटी में वर्ष कितने बढ़ गए 4 वर्ष। मतलब मेरा जो एक अनुपात है वो कितने के बराबर, जो हमारे पास में 2 अनुपात है वो कितने के बराबर है 4 वर्ष के। तो एक अनुपात कितने के बराबर आ गया 2 वर्ष के। तो 5 दूनी 10 वर्ष का तो था वर्तमान में ए, और बात की जाए बी की तो 7 दूनी 14 वर्ष का कौन था बी। अब आगे क्या कहता है कि वर्तमान से 14 साल बाद। अब बताओ दोस्तों कि जो आदमी ए 10 साल का है आज, वो 14 साल के बाद के कितने का हो जाएगा, मेरे हिसाब से तो 24 साल का होगा। और बात की जाए अगर दूसरे बंदे की कि वो कितने का था वर्तमान में बी 14 साल का, अगर वो 14 साल का है तो 14 साल बाद कितने का हो जाएगा 28 साल का। तो मतलब 14 वर्ष पश्चात जो अनुपात है वो हमारे पास अनुपात कितना हो जाएगा 24 अनुपात 28।
बताओ दोस्तों कितने से कटेगा ये? 6 से। तो 6 से कटने के बाद में 6 चौके 24, सॉरी 4 से काटते हैं तो 6 चौके 24 और 7 चौके 28। तो अनुपात कितना आ जाता है आपका? 6:7। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया दोस्तों आपका? डी। तो मुझे लगता है दोस्तों ये क्वेश्चन भी कोई बड़ी बात नहीं है। आयोग के क्वेश्चंस को आप हमेशा इसी पैटर्न पे हल करेंगे तो आपको बहुत सुविधा मिलेगी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ रुख कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तो एक बहुत ही आसान सा प्रश्न था। ये तो सिर्फ आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए था कि दो सम संख्याएं हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या क्या होगी? एक विषम संख्या होगी। तो देखो दोस्तों, सम को सम से गुणा करें, मतलब 2 को 4 से गुणा करें तो एक सम संख्या 8 ही आएगी। और 8 में अगर आप 1 जोड़ देते हो तो कितना हो जाएगा? 9। और 9 क्या है? एक विषम संख्या। मतलब ए ऑप्शन तो आता है विषम। बात करते हैं बी ऑप्शन की। सम में सम को जोड़ा और गुणनफल भी सम था, अभी पहले बताया मैंने। तो बताओ, सम प्लस में सम प्लस में सम, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? एक सम। और हमसे पूछा क्या है, मतलब ये तो गलत है। बात करते हैं सी ऑप्शन की। सम प्लस में सम और 2 भी क्या है? एक सम। मतलब ये भी क्या आया? एक सम। मतलब ऑप्शन नंबर सी भी क्या है? गलत। 3 गुणा में x। सम संख्या को अगर विषम संख्या से भी गुणा किया जाए तो हमें क्या मिलता है? सम मिलेगा। भाई 3 को अगर मैं किसी भी सम संख्या, मान लेते हैं 2 से ही गुणा करता हूं तो 6 क्या है? एक सम संख्या है ना। और उसमें कोई भी सम संख्या y जोड़ूंगा तो भी रिजल्ट क्या आएगा? सम संख्या आएगा। तो बताओ दोस्तों कौन सा सही ऑप्शन है? ए। कि ए ऑप्शन जो है मेरे पास, वो हमारे पास में एक विषम संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो एक सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है जो छोटा सा पूछ लिया गया है क्योंकि लैंग्वेज बहुत जरूरी है। 300 के 80%। देखो 300 का मतलब क्या होता है? गुणा। 80 पर का मतलब होता है बटे में, और सेंट का मतलब होता है 100 से 40% कम है। तो 40% कम का मतलब क्या हो गया? कि वो तो है तो 60% ही है, तो 60% ही। तो का 60%। तो दोस्तों बिल्कुल आसान हो गया। तो क्वेश्चन मैंने लिखा ही था, क्वेश्चन को तो हल ही हो गया। 2 0 से 2 0 कर दिए कट, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 8 दिए 24। 24 को 6 से गुणा, मान लो मेरे को पढ़ा नहीं आता, 20 को 6 से किया 120, और 4 को किया 6 से 24। 120 और 24 कितना होता है? 144। या फिर 48 तीयत भी 144 होता है, कैसे भी कर लो, गुणा करना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अब आगे रुक करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो फिर से किसका क्वेश्चन आ जाता है? एक क्षेत्रमिति का। लेकिन इस बार क्या है कि एक वर्ग के भीतर वृत्त खींचा गया है। तो ये एक वर्ग बना लिया और इस वर्ग के अंदर मैंने एक सिंपल सा वृत्त बना दिया। तो यहां पर कहता है कि वर्ग के भीतर खींचे गए वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 16 पाई। तो हम इसका त्रिज्या निकाल लेते हैं। फार्मूला क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। जो क्या दे रखा है हमें? 16 पाई। पाई से तो पाई कट गया। किसका वर्ग 16 होता है? बच्चा भी बता देगा, 4 का वर्ग 16 होता है। तो आर आ गया 4, मतलब ये जो आर थी ये 4 है, तो ये भी तो आर ही है, ये भी 4 होगी। वर्ग की भुजा कितनी हो गई दोस्तों? 8। कितनी हो गई? 8। तो कहता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बताना एक बार? भुजा गुणा में भुजा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताना एक बार दोस्तों? मेरे हिसाब से आधों से ज्यादा का तो उत्तर भी आ गया होगा कि भुजा थी 8 गुणा में 8 और 64 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया आपका इसका? ए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, देख सकते हो दोस्तों। तो मुझे लगता है ये भी आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ रुक करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि इसको करने के लिए आपको 2 से 3 पैटर्न याद नहीं समझने होंगे। देखिए, 3/4 होता है, उसका दशमलव में मान कितना होता है? 0.75। क्लियर है? 2/3 जो होता है वो होता है 0.66, आगे चलता रहता है। 4/7 की बात करें तो देखिए, 4/7 क्या होता है? 57 सही 1/7। 1/7 का परसेंटेज क्या बताया था? 14 सही 2/7। 2/7 क्या होता है? 28 सही। मतलब ये चलता रहेगा ऐसे। आगे बात करें तो 5/3। 5/3 क्या हो जाएगा? 1.6, आगे चलता रहेगा। 2/3 का आगे फ्रैक्शन चलता रहेगा। कौन सी भिन्न सबसे छोटी आ गई? देखो, दशमलव के बाद का ये तो सब बड़ी है ही, पहले पता चल रहा है, इसको तो कैंसिल करो क्योंकि ये तो 1 से बड़ा है। अब दशमलव के बाद का पहला अंक ये 7, 6, 5, तो कौन सा हो गया सबसे छोटी? 4/7। दूसरा तरीका क्या कहता है कि यदि 3/4 और 2/3 में से मेरे को छोटा देखना है तो क्रॉस कर दो। 9, 8, छोटा क्या हो गया? 2/3। अब 2/3 और 4/7 के बारे में अगर देखता हूं तो देखिएगा दोस्तों, 4/7 ये कितना हो जाएगा? क्रॉस करते 14, ये कितना हो जाएगा? 4×3 12। तो छोटा क्या हो गया मेरे पास? 4/7। और लास्ट में 4/7 और 5/3 की बात करते हैं तो 4×3 12 और 7×5 35। तो ये तो कितना आएगा? 4/7। तो कुछ भी कीजिए, आंसर तो क्या आएगा आपका? 4/7। तो अगले क्वेश्चन की तरफ को रुख करते हैं दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर है 15, और ये आज के लिए लास्ट प्रश्न रहेगा। तो ये चक्रवर्ती ब्याज का प्रश्न है जो हमारे पास देखने की सिंपल सा प्रश्न है। लास्ट वीडियो अगर आप मेरी देखोगे तो मैंने अभी तक आपको 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ही पढ़ाया है, और 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज के अंदर मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। एक था इक्वेशन मेथड और एक था सर्कल मेथड। दोनों से करवा देता हूं। देखो, 16,000 रुपए की धनराशि, मतलब मूलधन कितना दे दिया आपको? 16,000 रुपए। बात की जाए दर कितनी? 10%, और समय कितना? 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज पता करना है। तो देखो, मैंने बताया था कि मूलधन का जो अनुपात होता है वो कितना होता है? 2 साल के लिए B²। बी क्या था मेरे पास? अगर रेट 10% है तो 1/10, ये ए और ये बी। B² मतलब 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100। अनुपात क्या आ गया? 100। और बात की जाए निकालना क्या है? चक्रवर्ती ब्याज। तो चक्रवर्ती ब्याज क्या था? 2BA प्लस में A², मतलब 10 दूनी 20, एकम 20 और 1 21। तो समझ में आया होगा दोस्तों। और अगर सर्कल मेथड की बात से भी अनुपात निकालते हैं तो देखिए दोस्तों, 2 साल का डायग्राम तो यही बनेगा। मूलधन को क्या मानोगे? हमेशा मैंने बताया क्या मानना कैलकुलेशन से बचने के लिए? B²। क्या मानोगे? B²। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 100। क्या आ जाएगा दोस्तों? 100। अब बात करते हैं 100 का यदि मैं 1/10 करता हूं तो 10 आएगा, और यहां पर भी 10 आ जाएगा। और 10 का यदि 1/10 करता हूं तो कितना आ जाएगा? 1। तो बताओ दोस्तों, मूलधन कितना हो गया? मूलधन तो सबसे ऊपर लिखा जाता है 100, और चक्रवर्ती ब्याज क्या हो गया? इन सब का जोड़ कितना? 10 और 10 20 और 1 21। क्या वही था हमारे पास पहले भी? बिल्कुल। तो चाहे इक्वेशन मेथड से करो चाहे सर्कल मेथड से, बिल्कुल सेम अनुपात आते हैं। अब बताइए, हमें दे क्या रखा है? मूलधन कितना? 16,000, और उसका अनुपात कितना है? 100। कोई दिक्कत यहां पे नहीं। और हमें निकालना क्या है? चक्रवर्ती ब्याज, और उसका अनुपात कितना है मेरे पास? 21। 2 0 से 2 0 कट गए। अब गुणा कर लेते हैं। बिल्कुल, 0 आ गया। 21 को 6 से करते हैं 126,
126 का कितना आ गया 6, 12, 21 एकम 21, 21 और 12 कितना होता है 33, तो ये हो जाता है 3360। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, हमारे पास बी। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर हमारा ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा